सबसे ज़्यादा आप परेशान तभी होते हैं जब आपकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है। उधर आपको बॉदरेशन होता है कि ये मेरा हेयर लॉस है या सिर्फ़ हेयर फॉल है और क्या है इसका कारण, इसके पीछे क्या इसमें ट्रीटमेंट्स रहेंगे, क्या इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो इसी वीडियो में आज हम इस बारे में बात करेंगे। अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं और उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एंड यही कंप्लेंट रहती है कि हमने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, हम पीआरपी, जीएफसी करा रहे हैं, हमने मिनॉक्सिडिल लगा लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा और अब धीरे-धीरे पैचेस ज़्यादा स्कैल्प पे दिखने लग रहे हैं। तो मैंने कितनी बार बात करी तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी बार आपको असल रीज़न नहीं पता, सबको कुछ-कुछ वर्ड्स पता हैं पर वो कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारा हेयर फॉल का कॉज़ कैसे है, वो किसी को समझ में नहीं आता। तो वो मैं एक बार ब्रीफ करना चाहती हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है वो रोज़ आपका 10% डीएचटी में जाके कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद जब ये डीएचटी आपका कन्वर्ट होता है, जो आपकी हेयर रूट होती है उसमें से एक अच्छा मोटा बाल निकल रहा होता है। लेकिन उस बाल के पास एक रिसेप्टर होता है जिस पे जाके डीएचटी चिपकता है और धीरे-धीरे इस बाल को पतला करता चला जाता है और धीरे-धीरे ये रूट आपकी गायब हो जाती है। तो जब ये रूट गायब हो गई तो आपका यहाँ से बॉल्डनेस स्टार्ट होती है। तो इसको हम मेल्स में कैटेगराइज़ करते हैं ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7। तो जब आपकी ये ग्रेडिंग होती है, यहाँ से यहाँ में आपका प्रोग्रेस हो रहा होता है और आपके धीरे-धीरे सारे रूट्स गायब होने लगते हैं और यहाँ पर जब आपका होता है तो कौन-सा ट्रीटमेंट का काम करेगा और यहाँ पर हमें क्या इंटरवेंशन करना है, कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, उस बारे में हम बात करें। अगर आप इस टाइप की कंडीशन देख रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेड 3। ये कंडीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता चलता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या हेयर लॉस सिग्निफिकेंट हो गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी हेयर लाइन जो है ये पीछे चली जाती है। सो ये बहुत पॉपुलर कंडीशन है और जनरली आप लोग सबसे ज़्यादा सतर्क ही इसी कंडीशन में होते हो जब आपको हेयर लाइन पीछे जाती दिखती है तो वो आपको बॉदर करती है। तो अब ये जो कंडीशन है तो आप हमारे पास आते हैं कि एग्जैक्टली इसको ट्रीट कैसे करना है या ये हो क्यों रहा है। तो क्यों क्यों हो रहा है हमें पता है, ये डीएचटी की वजह से हो रहा है कि यहाँ के फॉलिकल्स डैमेज हो गए हैं। तो जब डीएचटी आपका यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है तो आपके फॉलिकल्स डैमेज हो गए, तो डेफिनेटली इसमें अगर आप पूछें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शायद मैं बोलूँगी कि ट्रांसप्लांट रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी एज में हो रहा है। सबसे पहले जो हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आप यंग हैं तो आपको ट्रांसप्लांट करा के आपको डेफिनेटली अपनी लुक इन्हांस कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर जेनेटिक रीज़न है, जेनेटिक में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये जेनेटिक है तो ये डेफिनेटली आगे प्रोग्रेस करेगा और ये आगे ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 में जा सकता है। सो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना शुरू करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर आप बोलेंगे अगेन कि यहाँ पर क्या रहेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको हेयरलाइन उतनी बॉदर नहीं कर रही तो भी आपको कम से कम ये वाले बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। जिसका मतलब ये है कि अगेन आप एक अच्छा मल्टीविटामिन जिसमें कि एक अच्छा डीएचटी ब्लॉकर हो ताकि आपके ये वाले बालों की थिनिंग ना हो। दूसरा है अगेन आप सिरम्स का इस्तेमाल करेंगे। जब आप सिरम्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि जो भी आप रूट स्ट्रेंथनिंग सिरम का इस्तेमाल करते हैं वो इन बालों पे काम करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स नहीं है तो ये वाले सिरम्स आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ अगर आप पूछेंगे कि मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना है, अगेन मैं मिनॉक्सिडिल के लिए यहाँ पे मना करूँगी। मिनॉक्सिडिल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको सिर्फ इन वाले एरियाज़ में फ़ायदा दिखेगा। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है कि ये मेरे घर में जेनेटिक है या मैं बहुत यंग हूँ और मुझे खतरा है कि मैं आगे स्टेज 4, स्टेज 5 में ना चले जाऊँ, तो शायद ये एक सही समय है फिनेस्ट्राइड जैसे ऑप्शन को चुनने का, जो कि एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर है एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। कम से कम आप ये वाले बालों को सेव कर पाएंगे। पांचवी चीज़ अगर आप पूछेंगे तो ट्रीटमेंट में आपके लिए अगेन जैसे हम बात करते हैं कि पीआरपी, जीएफसी ये आपके बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आपको कम से कम ये एक कराने की आदत डाल लेनी चाहिए, जो कि आप फ्रिक्वेंटली कराते रहेंगे तो आप अपने बालों की डेंसिटी भी रोक पाएंगे, साथ में हेयर फॉल को भी रिड्यूस कर पाएंगे और डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी देख पाएंगे। छठी चीज़, इससे ज़्यादा सुपीरियर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जैसे कि QR678, हेयर एक्सोसोम्स और साथ में आपका हेयर स्टेम सेल थेरेपी, जो कि आपके इन बालों पे बहुत अच्छा काम करेगा ताकि अगर कल को आपको हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्ट करानी है तो भी कम से कम आपके पीछे के बालों में
आपको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े और इन बालों में डेंसिटी इंप्रूवमेंट भी हो और साथ में आपकी हेयर लाइन भी हो। लेकिन अगर आप मुझसे बोलते हैं सातवां ऑप्शन, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हेयर ट्रांसप्लांट इस केस में अगर हमें करना हुआ तो हम क्या अप्रोच रहेगी? हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारी जो अप्रोच रहेगी कि आपकी हेयर लाइन ही कंस्ट्रक्ट होगी। इसमें आपका ये वाले एरिया पे ग्राफ्ट लगाए जाएंगे जहाँ पर आपकी डेंसिटी इंप्रूवमेंट किया जाएगा। अगर आप पूछते हैं कि यहाँ पे लगभग कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, सो आप मान के चलिए कि 2500 ग्राफ्ट्स अगर आपके पास अच्छे हैं तो वो उससे आपकी हेयर लाइन डेंस हो सकती है, पूरा कवरेज आएगा। और उसके बाद आप अपने ये वाले सारे ट्रीटमेंट्स अगर ऑप्शन फॉलो करते हैं तो आप ये वाली डेंसिटी बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे और आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा लगेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्कैल्प कंडीशन सिमिलर है और आपको भी वैल्यूएशन की ज़रूरत है समझने के लिए कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट हूँ या नहीं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।